हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री नारायण लॉ क्लासेस। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली टॉपिक होती है। जैसे कि सभी के मन में होता होगा कि ये होते कौन है, इनके कार्य क्या हैं, इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है। तो इनको डिफरेंट को आज हम क्लियर करेंगे और इनके कार्यों को देखेंगे। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम सुने होंगे, जिसे महान्यायवादी भी कहा जाता है, एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायाभिकर्ता भी कहा जाता है, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता। इन तीनों में डिफरेंस को देखेंगे कि क्या है और इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं, इनका जिक्र जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार को कानूनी या विधि सहायता देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिसे अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये आमतौर पर अदालत के एक उच्च सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं। जिसे इनकी योग्यता की बात की जाए तो इनकी योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता है वो महान्यायवादी बनने की योग्यता होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे तभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन पाएंगे। मतलब कि एक एग्जाम्पल से समझाएं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप एक ग्रेजुएट व्यक्ति हैं और आपको एक डीएम भी बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ही चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डीएम बन करके ही आप ग्रेजुएट रहें। ग्रेजुएट होने के बाद डीएम बनने की योग्यता होती है। वैसे ही महान्यायवादी बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बराबर की योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर ये दिमाग में चल रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है, तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज का पद लिया हो या 10 साल तक वकील रहना जरूरी होता है। थोड़ी चर्चा इनके बारे में और करते हैं। जैसे कि केस लड़ने को कहते हैं, अगर हम उर्दू में उसको कहें तो पैरवी करना कहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो मुकदमा लड़ना, या अंग्रेजी में उसे प्रैक्टिस करना कहते हैं। ऐसे में अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि इनकी योग्यता जो होती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता होती है, इसलिए ये कहीं के लिए भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट केस न लें। ये प्राइवेट केस लड़ने के लिए भी अवेलेबल होते हैं। ये बस ये ध्यान रखने चाहिए कि वो जो केस जो है वो सरकार के विरुद्ध ना हो। अब दिमाग में आता होगा कि क्या ये किसी प्राइवेट व्यक्ति का वो केस लड़ते हैं तो क्या ये उसकी फीस भी लेंगे या नहीं लेंगे, यदि वो सरकार के लिए काम करते हैं तो। लेकिन ये जान लीजिए किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का ये केस लड़ते हैं तो वो अपने वकील से फीस लेने के लिए बिल्कुल समर्थ होते हैं। इस प्रकार से क्लाइंट जो है उनको फीस देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होता है। लेकिन सरकार की तरफ से इनके भत्ते आदि का भी प्रावधान है। इसके अलावा भी देखा जाए तो इन्हें Z+ सिक्योरिटी भी मिलती है। अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का भी अधिकार मिलता है, लेकिन सदन में वोट देने का इनको अधिकार नहीं होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महान्यायवादी जो है भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में, मुकदमों, अपीलों और अन्य कार्रवाई सहित में सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हैं। संविधान एजी को निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं करता, इसलिए वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे तो उन्हें उसके पद से हटा भी सकते हैं। इनके लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं निश्चित किया गया और ये हटाने की भी इस संविधान की प्रक्रिया में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। जैसे कि इनके बात की है कि ये विधि सलाहकार के रूप में होते हैं, ये सरकार को सलाह देते हैं। कानूनी तौर पे ये सलाहकार होते हैं। तो इनके किस प्रकार के सलाह होते हैं, जैसे कि सरकार को अगर समझना हो कि धारा 370 में कैसे संशोधन किया जाए तो ये अपना विचार रख सकते हैं। जैसे 3 तलाक को कैसे हटाया जा सकता है तो इनके विचार को लिया गया, इनके मत से समझा गया होगा सरकार के द्वारा। जितने भी बड़े से बड़े निर्णय होते हैं उनको लेकर सलाह देने का इनका काम होता है। अतः ये सरकार को सलाह देने का कानूनी तौर पर ये सलाहकार के रूप में देखे जाते हैं, इनका कार्य होता है। अब हम देखते हैं जैसे कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायाभिकर्ता कहते हैं,
इनका जिक्र भी आर्टिकल 143 में है कि ये जो है सरकार को कानूनी। तो 143 कहता है कि अगर किसी भी समय राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि कानून या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न होने की संभावना है जो इस तरह की प्रकृति और इस तरह के सार्वजनिक महत्व का है, तो इस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। वह उस अदालत के विचार के लिए संदर्भित कर सकता है और न्यायालय इस तरह की सुनवाई के बाद जैसा को उचित समझता है राष्ट्रपति को अपनी राय पर रिपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल्स 143 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस प्रकार से देखें कि अभियंता या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा देश और इसमें जुड़े कानूनी मुद्दे भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे में सभी को एक महान्यायवादी जो है इसी को दे दिया जाए तो अकेले संभालना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे घड़ी में क्या होता है कि इनकी मदद के लिए, हेल्प के लिए महान्यायाधिकर्ता जो हैं उनकी हेल्प के लिए काम करते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल का कार्य होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे कि एक स्कूल में हजारों बच्चे हैं और हजारों बच्चों को किसी एक शिक्षक के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए कि सभी को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में उन सभी को देखने के लिए कुछ शिक्षकों की आवश्यकता होती है जिन्हें उनकी हेल्प की आवश्यकता है। वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। से इन लोगों की हेल्प करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या को देखें तो 4 रखा गया। 4 वो होते हैं जो इनकी मदद करते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल एक होते हैं। महज इनकी डिग्री की बात करें, मतलब कि इनकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो जैसे कि आपने पढ़ा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता के बराबर हो रही है, सेम इनकी भी योग्यता को वैसे ही रखा गया है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और उनके साथ एडिशनल जनरल भी 4 काम करते हैं। इस इनके बारे में और चर्चा करें तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो भारत के महान्यायवादी के अधीन होते हैं, लेकिन भारत के लिए जनरल कह सकते हैं कि ये दूसरे कानून के अधिकारी के रूप में देखे जाए। जैसे कि अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं और सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। अटॉर्नी जनरल के विपरीत सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह नहीं दे सकते हैं, मतलब कि जैसे अटॉर्नी जनरल जो सलाह देते हैं उनकी हेल्प का काम करते हैं, न कि उनके अपोजिट कोई कार्य करते। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो वो राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति भी करते हैं। उनकी योग्यता की बात करें तो वही जो अभी बताया मैंने कि अटॉर्नी जनरल के बराबर की योग्यता इनको दिया गया है। और पहले भी मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 143 में भी जिक्र है कि अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ऐसे देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल का पद जो होता है वो संवैधानिक है, मगर सॉलिसिटर जनरल या उनके साथ काम करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो 4 होते हैं उनके पद महज एक वैधानिक पद होते हैं। बात करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महाधिवक्ता भी कहते हैं। इनका जिक्र जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 165 में किया गया है, जिसके तहत बताया गया कि राज्य के लिए एक महाअधिवक्ता होगा। तो ये इनका कार्य जो होता है, जैसे कि आपने देखा कि एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्य जो थे सरकार को सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, वैसे ही सेम ये जो है वो राज्य स्तर पे ये कानूनी सलाहकार होते हैं और जिन्हें महाधिवक्ता भी कहा जाता है। ये जो होते हैं राज्य स्तर के दोनों सदन जो हैं, जैसे विधानसभा तथा विधान परिषद, इनकी कार्रवाई में सदन में ये बोलने की शक्ति भी रखते हैं। इनकी पारिश्रमिक जो होती है संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया, इनकी सैलरी की बात नहीं की गई संविधान में, और लेकिन सरकार द्वारा निर्धारण के अनुसार इन्हें वेतन भी मिलता है। एडवोकेट जनरल को राज्य के COM की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे कि वहाँ अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था, वहीं राज्य स्तर पे इन्हें COM के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, अगर इनको इस्तीफा भी देना होता है तो वो राज्यपाल को ही देते हैं। और इनको कहा गया है कि महाधिवक्ता किसी राज्य का जो होता है प्रथम विधि अधिकारी, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, सेम अटॉर्नी जनरल की तरह ही एडवोकेट जनरल होते हैं, जैसे कि वो राज्य स्तर पे काम करते हैं और वो संघ स्तर पे काम कार्यकाल, इनके कार्यकाल का भी बात किया जाए तो जैसे कि सेम अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के तरह ही इनका भी कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। और योग्यता की बात करें तो एडवोकेट जनरल की योग्यता जो होती है हाई कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता होती है। इन्हें राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, जैसे कि आर्टिकल 177 को देखें, 177 के तहत उसे राज्य विधानमंडल और उसकी समितियों में श्रोता का अधिकार, लेकिन मत देने का अधिकार इनको भी नहीं होता है। ये रहा इन तीनों लोगों में डिफरेंट। तो शायद आपको समझ में आ जाए। थैंक्स टू ऑल।